बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत हैं। आप उनकी वीडियोस को भी सुनते हैं, उनके तज्जिये को भी पसंद करती हैं। वकार मलिक साहब को आज हमने जहमत दी है, वो लंदन से हमारे साथ आज वीडियो में मौजूद हैं। और वकार मलिक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, क्या ये पाकिस्तान की सियासत में कोई हलचल मचा सकती है? क्या ये हुकूमत को घर भेजने के काबिल है? और दूसरी जानिब किसी जमातों के इत्तेहाद में जो आपस की जो अंदर की जो लड़ाई है, क्या इस इत्तेहाद को बरकरार रख पाएगी या फिर हुकूमत पाकिस्तान इससे फायदा उठाएगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की इंडिया से हटकर भी कुछ लोगों से लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, तो वो किससे मुलाकातें हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और तीसरी जानिब जो पाकिस्तान में जो गद्दारी के जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरीके से गद्दार और वफादार की पाकिस्तान में एक जो गेम चल रही है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले वकार मलिक साहब, आपको वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया। वकार मलिक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद बनाया गया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले एक दो रोज के दौरान कई बार तारीख का ऐलान किया गया, फिर उसको तब्दील किया गया। अब ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि इनकी आपस के अंदर कोई लड़ाई जो है वो भी चल रही है। आपको लगता है कि ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, जो हुकूमत मुखालिफ जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, ये हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकेगा? हुकूमत को कोई डेंट डालने में कामयाब होगा सर? देखें, ये जो सारा इत्तेहाद है, ये जो सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ये कामयाब तब ही होंगी जब इस हुकूमत ने कोई बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू कर दें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी किया, मैं आपकी भी इधर प्लेटफॉर्म से ये बात दोबारा दोहराऊंगा। हुकूमत का इस टाइम मसला अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन के बारे में तो फिर हम बात करते हैं, एक सेकंड में मैं ये पॉइंट बोल दूं। हुकूमत का मसला है कि उसने आम आवाम को ये बताना है कि हम आपको रिलीफ कब तक दे रहे हैं। महंगाई है, आवाम को पता है। अवाम को रिलीफ कब तक मिलेगा, ये अगर मैसेज ना गया अवाम को जल्दी, तो जिस दौरान इनकी जो मूवमेंट है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लॉन्ग मार्च की तरफ जब जाएगी, उस दौरान अगर महंगाई भी होती है, उस दौरान जो आटे का एक नया बुरान खड़ा होने का चांस बन रहा है। सिंध में आटा महंगा हुआ है, केपीके में महंगा, चले पंजाब में मैनेज किया जा रहा है इसको, लेकिन वो भी इंपोर्ट करके पूरा किया जाएगा। अगर ये बुरान पैदा हो गए इसके साथ, जो पिछले साल भी हुआ था, तो हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। और पीडीएम की वजह से फिर नहीं होगा, इनकी अपनी कोताही की वजह से होगा हुकूमत की, कि ये एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि केपीके में इनकी हुकूमत थी, कम से कम वहां कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए था, स्पेशली आटे के मामले में। अवाम को बुनियादी चीजें, तो जो पीडीएम की तरफ आप बात कर रहे हैं, देखें, कभी भी पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी कि ये सारा गिर जाए, सिस्टम खत्म हो जाए और दोबारा इलेक्शन हो, या वर्स्ट के सिनारियो मार्शल लॉ या वट हो जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो सिंध मिलना था वो उन्हें मिला हुआ है। पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह अक्सरियत है सिंध में, उन्हें कोई चैलेंज नहीं है, कोई हुकूमत गिरा नहीं सकता। वो क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे? पहले तो सीधी ये बात है। फिर ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि मैं जरदारी पे भरोसा नहीं करता, और आज जरदारी साहब का ये कहना कि जी ख्वाजा आसिफ किसी के कहने पे ये बात कर रहे हैं। अब ये मामूली बात नहीं है, ये जो वो इशारा कर रहे हैं, ये किसी का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट। यानी जरदारी ने इल्जाम लगाया है, जरदारी साहब ने, कि ख्वाजा आसिफ इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पे काम कर रहे हैं पीडीएम के अंदर। तो अगर इस तरह की भी आपस में मामलात हैं, तो पीडीएम के अंदर तो कामयाबी वाली बात नजर नहीं आती, सवाए फजलुर रहमान साहब के, जो अपने पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट हलाल करना चाहते हैं। उसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं समझता हूँ नून लीग भी नहीं चाहती कि इनके लोग जो भी इलेक्शन करवाने पड़े, क्योंकि इन्हें खतरा यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है, जो कि इन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली हुकूमत नहीं बल्कि इमरान खान के साथ खड़ी है और हमें जो है वो दीवार से लगा रही है, तो फिर इनको ये भी खतरा है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए, हमने ये गिरा दिया सारा कुछ, तो इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के साथ हुई, तो जो हमारी 80-82 सीटें हैं ये भी नहीं रहेंगी हमारे। ये हमारे मुल्क की कुछ हकायक हैं जो हमें समझने हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं। ये पार्टी फिर इतनी घाक है तो फिर कि ये वकार ऐसा मलिक नहीं साहब, करेंगी। मरियम नवाज साहबा क्या चाहती हैं, नवाज शरीफ साहब क्या चाहती हैं? आप कह रहे हैं कि ये अपोजिशन जमातें भी जानती हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो ऐसी सूरत हाल में फिर लोगों को बगावत पर उकसाने का ये जो एक मंतक है, उसकी कोई समझ आती है आपको सर? देखें, एक ही तरीका होता है। आप इदारों को पहले ब्लैकमेल करते हैं, जी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, एक जज की है, बाकी लोगों की भी हैं। आपको पता है नून लीग ने एक बयानिया बनाया जज अरशद मलिक की वीडियो के बाद के, और भी हमारे पास बड़ी शख्सियात की वीडियोस हैं, या अरशद मलिक नहीं और लोगों के भी नाम लिए हुए हैं। जब वो कामयाब नहीं हुआ और इदारों से जवाब मिल गया जी कि अपने केसेस अदालत में लड़ो, जाके हमारे पास ना आओ, फिर नवाज शरीफ ने थोड़ा सा कोशिश की कि मैं कौमी राज आप बताना शुरू करूंगा, तब भी जवाब ना में मिला। फिर इल्जाम लगाया नवाज शरीफ ने कि जो
الیکشن میں یا سیاست میں حصہ لیتے ہیں، ریگنگ میں حصہ لیتے ہیں، وہ ملک سے غداری کرتے ہیں، اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ چوری کیا تھا الیکشن. مطلب آپ کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اس کو غدار کہہ دیا نواز شریف نے. یہ کارڈ بھی نہیں چلا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی. تو اب ظاہر ہے پھر آخری کارڈ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ بھی کر کے ملک میں ایک انارکی پھیل جائے. وہ مذہب کارڈ سے پھیلے، وہ لسانی کارڈ سے پھیلے، فرقہ وارانہ فسادات سے پھیلے. جب وہ انارکی پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوگا، ادارے اس سے پہلے ہی آگے کہیں گے ٹھیک ہے یار آپ کے ساتھ کچھ نرمی کر دیتے ہیں، لے جاؤ مریم کو، یہاں پہ خرابی نہ کرو ملک میں. یہ ابھی کوشش کرنے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یعنی کہ کہ مریم آپ اور یہ نواز شریف کا یہ پلان ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری گیم کی جا رہی ہے یہ مریم نواز کو لندن بھیجنے کے لیے کروائی جا رہی ہے. پہلا جو سٹیپ ہے وہ لندن بھیجنا ہے، ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آئسنگ آن دا کیک ہو جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ اگر مریم نواز کے کیس میں رعایت مل جاتی ہے، یعنی بڑا این آر او مل جاتا ہے، اور نواز شریف تو نائل رہتے ہیں تا یاد مریم کے کیس میں کہا جاتا ہے جی کہ ان کا نہیں ثابت ہو رہا لنک، اور ان کا جو ہے وہ سزا بھی ختم، نائلی بھی ختم، اور یہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں. یہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا. لیکن فرسٹ جو نواز شریف چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے پاس آ جائے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کرتے. یہ جو لوگ بھی نواز شریف کو قریب سے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اپنی بیٹیوں بیٹوں سب میں وہ مریم سے سب زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ اس بات کا فیکٹ ہے کہ مطلب وہ مریم کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے یہاں پہ. تو اس کا مطلب وقار صاحب یہ ہوا کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ یہ جان بوجھ کر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ گیم کر رہے ہیں. مولانا ہوں، صاحب کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ باہر ہوئے ہوئے ہیں ٹیم سے، آج کل 15ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں، وہ اپنا کر رہے ہیں کہ یار میرا داؤ لگ جائے. زرداری صاحب یہ ہے کہ یہ ساری کا مل کے پریشر بنا کے، کیونکہ ان پہ ابھی ایک پہلے فرد جرم عائد ہوئی، اب دوسرے پہ ہو رہی ہے، تو زرداری صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تو اگلے سال ڈیڑھ میں تو میں جیل میں چلا جاؤں گا. سلو سے سلو بھی کیس چلا تو سال ڈیڑھ میں زرداری صاحب کے اس کیس کا اگر میرٹ پہ ہوا تو میکسیمم فیصلہ ہو جائے گا. تو زرداری صاحب کو تو یہ پریشر چاہیے تاکہ ان کو کوئی زرداری صاحب تو کوئی سخت بات کر ہی نہیں رہے. انہوں نے نواز شریف کو لوڈڈ گن کی طرح آگے کر دیا کہ آپ بولتے جاؤ. وہی جو نواز شریف نے کیا تھا زرداری صاحب کے ساتھ کہ آپ کہہ دیں جی میں اینٹ سے اینٹ پجا دوں گا. زرداری صاحب نے جب یہ بول دیا، بیان دے دیا، پیچھے دیکھا نواز شریف صاحب کھڑے ہی نہیں تھے، اور زرداری صاحب بھاگ کے دبئی پہنچ گئے. او ہو میں نے تو بڑا کہہ دیا ہے جی کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ پجا دیں گے، آپ 3 سال کے لیے ہم ہمیشہ رہیں گے. اب وہی بدلہ زرداری صاحب نے لے لیا، فیور ریٹرن کر دیا کہ نواز شریف کو گن لوڈ کر کے دے دیا ہے، وہ چلا رہے ہیں، زرداری صاحب پیچھے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، اپنے کیسز میں رعایت لینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو نہیں ایسی بات کر رہے، ہم تو ریاست مخالف بیانیاں نہیں دے رہے، وہ تو نواز شریف ہے جو کر رہا ہے، تو ہمارے ساتھ آپ جو ہے وہ معاملات ٹھیک کر لیں. تو زرداری آپ کو پتا ہے کہ یہ ویسے تو نہیں کہتے کہ زرداری جو ہے وہ سیاست کا ماسٹر ہے، تو یہ آپ کو سمجھ تو آ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر وقار صاحب پھر وہ صافی حضرات جو نواز شریف کو ایک انقلابی لیڈر پاکستان میں متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف کو ایک انقلابی لیڈر متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں کہ اب وقت بدل چکا ہے، نواز شریف تبدیل ہو چکی ہیں، اب جو ہے وہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی چاہتی ہیں. پھر یہ جو ایک نیریٹو ہے پھر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آج شاید اپنی نا ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی، جو نواز شریف نے بات کی ہے نا کہ اس ملک میں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، ہر ادارے کو اپنے جو آئینی ان کی حدود ہیں ان میں کام کرنا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے اصل ہیں. حکمرانی جو ہے وہ سویلین پارلیمنٹ کے ذریعے، کیبنٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو کرنی چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے باتیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا. یہی پوری باتیں اگر نواز پاکستانی شریف قوم نہیں کرتی پاکستان آ وقار کے صاحب. کریں نا، یہی باتیں نواز شریف پاکستان آ کے کریں نا، اتنے لاہور ایئرپورٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک جلسہ کریں اور وہاں یہ باتیں کریں، ہم مان جائیں گے نواز شریف صاحب واقعی انقلابی ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں. لیکن یہ باتیں اگر آپ لندن سے کر رہے ہیں، اور لندن میں آپ جو ہے وہ مل رہے ہیں مختلف سفارتکاروں سے کہ یار ہمارے لیے کوئی کوشش کرو، کوئی معاملات کو ٹھیک کرو، کوئی ہمارے لیے کوئی سفارش کر دو، جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اصل میں انقلابی نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ایک طرف سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ سے 5 لوگ ملتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں جی پارٹی سے نکل جاؤ، جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملتا ہے اس کو آپ اپنا ترجمان بنا دیتے ہیں. یہ پھر کیسی سویلین بالادستی ہے؟ یہ تو اپنی ہی باتوں میں وہ دیکھیں نا تضاد آ رہا ہے ادھر. اس تضاد کو اگر میڈیا کے لوگ واقعی آنےسٹ ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، تو وہ یہ تضاد بتائیں گے لوگوں کو بیٹھ کے کہ میاں صاحب کی باتوں میں تضاد ہے کہ آپ زبیر صاحب کو پارٹی سے نکالتے اور کہتے کہ تم کیوں ڈی جی آئی ایس آئی سے میرے لیے این آر او لینے گئے ہو، تم نکلو میری پارٹی سے، مجھے
सिविलियन बालादस्ती कायम करनी है, लेकिन यहाँ उन खिदमात के एवज जुबैर उमर साहब को अपना तर्जुमान लगा दिया गया है। तो यहाँ से आपको अच्छा सारी बात समझ आ रही कि कितने क्रेडिबल है वो। अच्छा वकार साहब, आखिर पर ये बताइएगा, दो चीजें आपसे मैंने जाननी है, क्योंकि आप लंदन में मौजूद हैं और वहाँ की जो सियासत है वो बड़ी, उसमें भी गर्मा गर्मी है। एक तो जहांगीर खान तरीन वहां पर क्या कर रहे हैं, उनकी सियासत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, और आखिर पर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ के हवाले से जो कुछ खुफिया मुलाकातों का ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि इंडियन से हटकर भी किसी लोगों से मुलाकातें की जा रही हैं, कुछ तबकों से मुलाकातें की जा रही हैं, वो किससे मुलाकातें हो रही हैं, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखें, नवाज शरीफ ने ना हमारे जो कुछ दोस्त ममालिक हैं उनको सर्व बड़ा अच्छा किया है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब उन्होंने कहा जी आपने फलां जगह से फलां मुआहदा करना है, उन्होंने किया, उन्होंने कहा नहीं करना तो नहीं किया, हमने हमेशा उनको oblige किया है। तो वो नवाज शरीफ से एक हद तक खुश थे अनटिल जो वो टाइम आया कि उन्होंने हमसे कुछ मांगा और हमने उन्हें नहीं दिया, वो भी यहाँ दोहराना जरूरी नहीं है। तो नवाज शरीफ, उन्हें ये लगता है कि एक ऐसा बंदा है जो कंप्रोमाइज कर लेगा, पाकिस्तान के मफादात को भी कंप्रोमाइज कर लेगा, हमारी बात मानेगा। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो अब भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए कोई रास्ता जो है वो निकल आए, तो नवाज शरीफ भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और भारत से मुलाकात की एक आपको वजह बता दो, फिर जहांगीर तरीन पे बात करते हैं। नवाज शरीफ कोई गद्दारी नहीं सिर्फ करने जा रहे कि मैं कहूं जी हाँ जी अब वो गद्दार हो गया और भारत को, नहीं नहीं नहीं। नवाज शरीफ बहुत समझदार है, ही एक चालाक इंसान जिसने 35 साल इदारों को भी जो है वो आगे लगा के रखा है। ठीक है, पहले इदारे लेकर आए हैं, लेकिन फिर इस बंदे ने ऐसी चालाकी से काम किया कि हर बार इदारों को ये यकीन दिला के वफादारी का 2 तिहाई अक्सरियत लेता रहा ये बंदा। कोई तो चालाकी होगी ना, तो ये नहीं हो सकता कि बेटी पाकिस्तान में और ये बंदा गद्दारी कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। वो अपनी अहमियत बता रहे हैं कि इस टाइम इमरान खान की कॉल मोदी नहीं उठाता, लेकिन मुझसे मिलने के लिए मेरे घर में भी आ जाते हैं भारत के मिलिट्री अताशी, मुझे आप इस्तेमाल करें भारत के साथ कश्मीर के मामले में रिलेशन को ठीक करने के लिए, मुझे वापस आने दें सियासत में। एक ये भी मैसेज नवाज शरीफ दे रहा है अपने इन मुलाकातों के जरिए। तो इसको समझें, सिर्फ इसको गद्दारी के एंगल में मत लेकर जाएं। नवाज शरीफ एक बहुत कायम, बहुत चालाक सियासतदान है। जहां तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, जो शुगर का स्कैंडल पैदा हुआ था, जहांगीर तरीन से ज्यादा कोई भी नहीं जानता पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मेरी इत्तलात के मुताबिक एक ही दुख है कि ये बंदा इनसाइडर जानता था सारी बातें, इसने मुझे नहीं बताया और मुझे कहता रहा आखिर तक कि सब ठीक है। ठीक है, ये है सबसे बड़ी इख्तलाफ की वजह। प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं है कि जहांगीर तरीन ने भी पैसा बनाया, जहांगीर तरीन की तो वो जो रिपोर्ट आई है कमीशन की, उसमें भी लिखा है कि ये वाहिद बंदा है जिसने पूरे 180 रुपए दिए थे मान के, बाकी को 130 देता रहा, कोई 140 देता रहा। आपने वो पढ़ी होगी रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। हाँ, तो जहांगीर तरीन के ऊपर सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को दुख ये हुआ कि इसने अपने शुगर जो वाले कार्टेल हैं उनका साथ दिया बजाय इसके कि हुकूमत को गाइड करते हैं। अब उस वजह से जहांगीर तरीन साहब भी जानते हैं कि इमरान खान वो इंसान है जो किसी का जो है ना वो लिहाज नहीं करता। तो वो एज अ प्रिकॉशन यहाँ पे अब रुके हुए हैं। बाहर ऐसा लग रहा है कि यार जब थोड़े मामला ठंडे हो जाएं या हुकूमत ज्यादा मसाइल में, या जो भी मामला हैं, या वो बैक डोर से कोई कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर हो जाए मामला आगे बढ़ के, तो फिर जो है वो मैं हूँ पाकिस्तान। क्योंकि सिर्फ अगर इलाज के लिए हो तो अली तरीन का भी मामला नजर आ रहे हैं जी कि मैं जी वालिद साहब की जी पता नहीं तीमारदारी कर रहा हूँ या कुछ। तो कुछ हालात जो मेरा ये असेसमेंट है कि इस वजह से जो है वो जहांगीर तरीन साहब जो है लंदन में मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि पानी की गहराई जो है वो कितनी है इस टाइम, वो चेक कर रहे हैं। अच्छा वकार साहब, आखिर पे वन लाइनर ये दीजिएगा कि ये जो पाकिस्तान में अब गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, मरीम नवाज साहबा के खिलाफ, दीगर लोगों के खिलाफ, आप इस हक में हैं कि गद्दारी के मुकदमा दर्ज होने चाहिए इस तरह की बातों पर, इस तरह की तकरीरों पर? देखिए, अगर कोई सबूत हो तो गद्दारी का मुकदमा करके जल्दी से फैसला होना चाहिए, वरना खाली मुकदमा जो है ना रियासत अपनी कमजोरी का इजहार करेगी अगर वो खाली मुकदमे दर्ज करेगी। तो ये करने की जरूरत नहीं थी। पैमरा का इस्तेमाल, अपने कानून का वो इस्तेमाल करे। पैमरा के कवानीन बड़े क्लियर हैं कि क्या बात हो सकती है मीडिया पे क्या नहीं। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बता दिया कि आपको हाई कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, आपके पास इदारा मौजूद है, उसके कवानीन मौजूद हैं, उसके मुताबिक आप देखें, हर चीज को जो है अदालत में ना लेकर आए। और ऐसे जो है वो जरा बोलने पे कदगन की भी बात हो रही थी। तो मैं नहीं समझता कि ये जो एफआईआर का, और फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं मैं इससे एग्री करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था ये जो एफआईआर का मामला हुआ है उनके नहीं, और वो इस चीज को उन्होंने पसंद नहीं किया। और वाकई यह कि पसंद होना भी नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अक्सर फखर से एक बात करते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ ने हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की और फलानी एफआईआर दर्ज कराई थी, हमने केपीके की 5 साल में किसी के ऊपर नहीं एफआईआर दर्ज कराई झूठी, और हम यहां भी जो है वो नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है किसी सूरत भी। लेकिन जो खदशा जाहिर किया जा रहा है वो दो हैं। एक तो ये कि नून लीग ने ये खुद करवाया है एफआईआर जो दर्ज करवाई है, ये भी इतलात है।
یہ بھی اطلاعات ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ نون لیگ کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید اداروں نے یہ کروایا ہے، اور ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جس وجہ سے وہ زیادہ چیخ رہے ہیں کہ اگر اداروں نے ہمارے خلاف یہ کرنا شروع کر دیا تو ہمارے پارٹی کے لوگ ٹوٹ جائیں گے، یہ سوچ کے کہ اگر ادارے ان کے خلاف اس حد تک چلے گئے ہیں تو اس پارٹی کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، اور پھر ان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ سو اس ٹائم بہت کچھ ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وقار ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہماری کال آپ نے سنی اور آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر۔